What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो? हाँ, रखना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, सेहत और फैमिली और पढ़ाई तीनों अगर साथ में लेकर चलोगे जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा। तो इसलिए पूरा फोकस दीजिए अपनी चीजों के ऊपर। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सक्सेस जो होती है, बोला गया है कि उसकी खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। तो मेहनत करने वालों पर फिदा क्यों होती है? क्योंकि उसको पता है कि वही उसको संभाल पाएंगे। पता चला एक ऐसे इंसान के हाथ में सक्सेस लग गई जो कि उसको संभाल ना पाए, तो फिर उसको छोड़ता हुआ भी भागता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए सक्सेस जो होती है पहले आप लोगों को एक तरीके से चेक करती है, आप लोगों को देखती है कि आप लोग इसके सामने टिक पाते हैं नहीं टिक पाते हैं, उसके बाद में ही आप लोगों को मिलती है। अगर ये इस तरीके से चेक ना करें तो बहुत सारे ऐसे लोग पहुंचे ऐसी जगह जिनकी जरूरत नहीं होगी और फिर वहां पे दिक्कत देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग अपने आप को उस लेवल पर लेकर आते हैं तो फिर ये सक्सेस जो है ये आप लोगों से प्यार करती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो इसलिए हमेशा आप लोगों को एक लेवल में डेवलप करना पड़ेगा अपने आप को, तभी जाकर ये सक्सेस आप लोगों को मिलेगी। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो के बारे में अगर मैं आप लोगों से थोड़ी बात करूं, ये है बेसिकली राजस्थान के बारे में, सॉरी हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का यहां पर ये पेपर था, तो ये पेपर मैंने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर में। इंपॉर्टेंट बात मुझे ये देखने को मिली, इसके अंदर जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मैंने अभी आसाम पीसीएस का भी देखा था, उसके कंपेयर में अगर इसको देखोगे आप लोग तो ये आप लोगों से थोड़े से क्वेश्चन है, बेसिकली आप लोगों से नेशनल लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पॉलिटी का एक अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए, ठीक लेवल के क्वेश्चन भी पूछे गए। मैंने पॉलिटी डिस्कस किया है, करंट अफेयर डिस्कस किया है। और अगर सारी चीजें आप लोग देखोगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये लगी कि जिन जिन बच्चों को डर लगना है कि सर अभी ये भी चीजें कवर नहीं की, ये भी चीजें कवर नहीं की है, ये वीडियो देखना आप लोगों को एक जिस्ट मिलेगा। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जाम में ज्यादा पढ़कर जाना ही फायदेमंद नहीं है, कुछ और भी चीजें होती हैं। वो कुछ और चीजें क्या होती हैं ये आप लोग वीडियो देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे। और कई सारे क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं वो आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और कई सारे क्वेश्चन ऐसे जो रिपीटेडली कोई यहां पर, जैसे कि जब मैं आसाम पीसीएस का एग्जाम देख रहा था तो उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो भी हरियाणा वाले में पूछे गए। अभी ईपीएफओ का जो क्वेश्चन था उसका टॉपिक तो बहुत सारे कॉमन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो मैंने डिस्कस किए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा जिसने वीडियो देख ली है। तो देखिए, आप लोगों को अगर कोई भी नया पेपर आता है ना, उसको आप लोग जरूर देखा करो। इससे क्या रहेगा, आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, पैटर्न कैसा चल रहा है, इसी के साथ में करंट अफेयर का कैसा पैटर्न चल रहा है, तो उनको आप लोग ढंग से कनेक्ट कर पाओगे। और खासकर अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को ये जरूर देखने चाहिए। तो इसी के चलते मुझे लगा, काफी सारे बच्चों का मेल आ गया कि सर अच्छा पेपर हो गया। मैंने कहा देखो तो सही पेपर में क्या आया हुआ है। तो पॉलिटी आप लोग देखोगे यार, पॉलिटी तो एक ऐसी सब्जेक्ट आप लोगों का कवर करा रखा है कि अगर आप लोग वो वीडियो देख लोगे पॉलिटी की सारी, तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो पॉलिटी तो आप लोगों का लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। और मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि नोबेल प्राइज कवर कर लेना। तो नोबेल प्राइज यहां पर मैंने पोस्ट भी की एक पोस्ट, और बाकी का एक लिंक दिया यहां पर जिसमें 2020 के सारे नोबेल प्राइज हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में टपक जाता है, ठीक है, तो कम से कम 2 साल के नोबेल प्राइज आप लोग देख लेना। तो इससे आप लोग काफी कुछ चीजें डिस्कस कर पाओगे। बाकी जो आसाम पीसीएस के कई सारे क्वेश्चन मैंने पोस्ट किए हैं टेलीग्राम पर, अगर आप लोगों ने देखा होगा, इनको जाकर देखेगा, उनके नीचे आंसर भी उनके दे रखे हैं, तो आप लोग कई सारी चीजें जानने को मिलेगी। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब आगे बढ़ेंगे आज के लेक्चर के साथ में। काफी कुछ शानदार आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, पर लेकिन वो शानदार है क्या, पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन तो देखिए, तभी आप लोग शानदार समझ पाएंगे। तो टकटकी लगाकर ये लेक्चर देखना है, तभी आप लोग इसको एंजॉय कर पाओगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो 14 सितंबर की ये वीडियो होती है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग हिंदी दिवस के बारे में बात करेंगे। काफी डिटेल में बात करूंगा, अगर क्वेश्चन भी आप लोग का बन जाए तो छूटेगा नहीं, इस तरीके से पढ़ाऊंगा, तो कई सारी बातें आप लोग को जानने को मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर आर्टिकल पूछा गया, आर्टिकल देखने को मिलेगा कि अगर बात करें बेसिकली कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट को ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट यहां पर ये क्वेश्चन ईपीएफओ में पूछा गया था, आप लोगों को याद होगा अगर आप लोगों ने पेपर देखा होगा ढंग से, खासकर जो पेपर नहीं देने गए हैं, जो देने गए हैं उनको तो पता ही है। इंटरनेशनल मदर जो लैंग्वेज डे है इसके बारे में डिस्कस किया था, तो 21 तारीख में ऑब्जर्व किया था, इंपॉर्टेंट बात। दूसरा यहां पर कौन सा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज जो डे है ये कौन सी कंट्री से निकल कर आया, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों निकल कर आया उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, समझ पाओगे आप लोग, फ्यूचर में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। NMEO ये OP ये क्या है, बेसिकली ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो यहां पर पाम ऑयल के बारे में तो फुल फॉर्म आप लोग को यहां पर बतानी है। इसका बेसिक टारगेट ये है आने वाले टाइम में 6.5 लाख हेक्टेयर, ये बेसिकली एडिशनल यहां पर हमारी कंट्री में खेती करने वाले हैं, ताकि पाम ऑयल को हम लोग यूज कर सकें अच्छे से, अपनी खेती अपने ही बेसिकली कंट्री के अंदर डेवलप कर सकें। फायदा क्या रहेगा, आज के टाइम में काफी लार्ज स्केल पर बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, तो दिक्कत है काफी ज्यादा। उड़ीसा के अंदर यहां पर बोला गया है कंजर्व करने के लिए घड़ियाल और क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंस होता है वो भी आप
लोगों को बताऊंगा। और ये कौन सी रिवर में कंजर्व करने की बात की गई है, अगर कंजर्व करते हो तो 1000 रुपए यहां पर कैश अवार्ड दिया जाएगा जो भी यहां पर इनको कंजर्व करने का काम करते हैं। नॉर्मली मगरमच्छ को एक तरीके से आदमखोर माना जाता है, तो उसकी इमेज ऐसी बन जाती है कि लोग जो है उससे डिस्टेंस बनाने स्टार्ट कर देते हैं और मारते भी हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ द बॉडी रिएक्शन टू द ड्रग्स, यानी कि जो भी दवाई आप लोग खाते हैं उसको आप लोग की बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, तो इसकी स्टडी को किस नाम से पुकारा जाता है ये आप लोग को बताना है। जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग जो सेंटर है ये कौन सी वाइल्ड लाइफ से यहां पर कनेक्टेड है, और ये हरियाणा के अंदर जो पिंजौर है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, अगर हरियाणा पीसीएस के बारे में बात करूं तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे ये लगा, जो डेथ ट्रैप का कॉन्सेप्ट पूछा गया इनके द्वारा पूछा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेथ ट्रैप, और बिल्कुल वही डेफिनेशन दे रखी है जो मैंने आप लोग को कई बार बताई है। उसमें क्या बोला जाता है कि जब आप लोगों को सामने वाले का लोन चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़े, ये डेथ ट्रैप होता है, जिसे चाइना करता है दूसरी कंट्री के साथ में। तो ये डेफिनेशन तक एग्जाम में पूछ ली गई है। तो अगर लेक्चर को टकटकी लगाकर देखोगे ना यार, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप लोग की आनंद फानन में ऐसे ही कवर होती चली जाती हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखकर सुना करो, ताकि अगर क्वेश्चन बन जाए तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक एक कर इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट डे के बारे में। इंपोर्टेंट डे है यहां पर हिंदी दिवस के बारे में। तो हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और जब भी 14 सितंबर आता है मुझे अपने एक दोस्त की याद आ जाती है। हालांकि मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था, उसने बोला कि मैं कभी भी 14 सितंबर को नहीं बोलता हूं हिंदी दिवस के रूप में। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया, तो बोला कि 14 सितंबर जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड का बेसिकली बर्थडे आता है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है यार, ये तो मैंने कहा इसी तरीके से मम्मी पापा भाई बहन 2-4 के और बर्थडे जोड़ लो किसी दिवस से, वो भी याद रह जाएंगे। गर्लफ्रेंड के तो याद है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तो तुमको, तो देखिए अच्छी बात है, चलो कुछ ना कुछ तरीके से कुछ तो याद कर रखा है, तो आप लोग भी इस तरीके से चीजें याद कर सकते हो। बेसिकली इसको कहते हैं एक तरीके से चीजों को लिंक करना। अगर चीजों को ऐसे लिंक करना आप लोग जान गए ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भूलोगे। आप लोग जिस ईयर में पैदा हुए, पता चला उस ईयर में कोई सा स्टेट क्रिएट किया गया हो, तो उसको याद रख लेना आप लोग। ठीक है, जैसे मैंने 24 से रिलेटेड बहुत सारी चीजें याद कर रखी है कि 24 को ये हुआ था, 24 को हुआ था, तो अपने बर्थडे से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप लोग याद कर सकते हैं इस तरीके से कनेक्ट कर। तो जब भी क्वेश्चन आता है मैं कभी भूलता ही नहीं उसको। ठीक है, अभी आप लोगों से मैंने डिस्कस भी किया था, यहाँ पर गांधी जी के द्वारा एक अकेला लोता सेशन लिया गया, बेलगांव सेशन। तो कब होता था वो 1924 में, तो अकेला सेशन था यहाँ पर, तो एक तरीके से जिसमें गांधी जी के द्वारा उसको प्रिजाइड किया गया। क्वेश्चन बता चुका था मैं पहले, आज फिर यहाँ पर टपक गया एग्जाम के अंदर। तो यार आप लोग ना अगर वीडियो को ढंग से सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें टपकेंगी एग्जाम में। ठीक है, तो फिर आप लोगों को कैच करनी है बस। ओके, 14 सितंबर यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में, यहां पर जो हिंदी होती है उसको, तो यहां पर 1949 में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर ये बेसिकली अडॉप्ट किया गया। ठीक है, और 50 जो यहां पर 50वां बर्थडे था, यहां पर नाम याद रखेगा बेहोर राजेंद्र सिन्हा का, इनसे रिलेटेड है, यहां पर इनके द्वारा बहुत जद्दोजहद किया गया। तो BRS के नाम से भी आप लोग याद रखते हैं, BRS। ठीक है, तो BR सिन्हा के नाम से याद रख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से 14 जो सितंबर है यहाँ पर वो इनका बर्थडे है, तो उसी के तौर पर यहाँ पर हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसको अडॉप्ट किया गया, जो रेक्टिफाई किया गया संविधान के अंदर, इसको अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 के अंदर में। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन जाता है, एक आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 343। तो आर्टिकल 343 जो है यहाँ पर एक किसके बारे में बात करता है, ये बेसिकली बात करता है हमारी कंट्री में हिंदी को जो अडॉप्ट किया गया देवनागरी स्क्रिप्ट में एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कई सारी मैंने आप लोगों को चीजें बता दी। अभी आप लोगों ने देखा, मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से डिस्कस किया था, इसी के बारे में थोड़ी और बातें जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। बता देता हूं थोड़ा सा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है, ताकि आप लोग कंफ्यूजन में न आ जाएं। आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा गया यहाँ पर, आप लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, 8th शेड्यूल के अंदर यहाँ पर जो लिस्ट पूछी गई लैंग्वेज की, 8th शेड्यूल के अंदर कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर नहीं है इनमें से। ठीक है, तो ये किसका था पेपर, ये था आप लोग का EPFO का। इसी तरीके से आप लोगों से कई और क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर अभी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, आप लोग यहाँ पर अगर देख पाएंगे तो आसाम वाले के अंदर यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पूछ लिया, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा था, तो यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसी के तरीके से EPFO के अंदर क्या पूछा गया था, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लैंग्वेज से इनसे निकल कर आ जाते हैं। तो जो कवर करने जा रहा हूं ध्यान से कर लेना, क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर यहाँ पर 8वें शेड्यूल के अंदर टोटल मिलाकर 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, बाद में चलकर इसमें 8 और ऐड हो गई, तो टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज हैं। 22 लैंग्वेज में से जो स्टार्टिंग में थी उसके बाद में फिर ऐड होने के बाद में तो टोटल लैंग्वेज होगी। तो आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, इसके साथ में मराठी, नेपाली भी है याद रखना। ठीक है, उड़िया,
पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, यहाँ पर तमिल, तेलुगु, उर्दू ठीक है, इसके साथ बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो ये है। तो 14 लैंग्वेज थी स्टार्टिंग में, बाद में ऐड की गई सिंधी, ऐड की गई। 21वां संविधान में संशोधन किया गया, 21st अमेंडमेंट किया गया 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड की गई यहाँ पर, ये 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1992 में। ये बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड की गई बेसिकली यहाँ पर, ये 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, यानी कि 2003 में। तो ये यहाँ पर आप लोगों के सामने आ गई बातें। अब कुछ और बातें आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। ऑल क्लासिकल लैंग्वेज जो है यहाँ पर 8वें शेड्यूल के अंदर मेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो याद रखना 8वें शेड्यूल के अंदर, इसलिए बोला था 8वें शेड्यूल में 8 लैंग्वेज और ऐड होकर 22 लैंग्वेज हो गई। तो याद रखने के लिए ट्रिक भी है थोड़ी सी, ठीक है। 8वां शेड्यूल जो है उसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो पार्ट ये 17 में आप लोगों को नजर आती है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 यानी कि 343 से लेकर 351 तक आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो ओनली 6 है हमारे देश के अंदर में। पहली है यहाँ पर तमिलनाडु, पहली है तमिल यहाँ पर बेसिकली, फिर संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और यहां पर ये है उड़िया, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर 2004, 2005, 2008, 2008, 2013, 2014 में आई। और इसके ऊपर आप लोगों ने अगर देखा होगा पूरा एक लेक्चर मैंने बना रखा है पॉलिटी के अंदर। पॉलिटी धाकड़ तरीके से लोग आज की डेट में देखने लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि पॉलिटी को खाकर मानेंगे। मतलब 5-5 लेक्चर, 6-6 लेक्चर, 20-20 लेक्चर देखे जा रहे हैं। आप लोग जो भी लेक्चर कंप्लीट किया करो उसके सामने या तो डी लिख दिया करो या फिर डन लिख दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे। क्योंकि कमेंट करते हो तो मुझे सारे कमेंट एक जगह दिख जाते हैं, ठीक है। तो वहां से आइडिया लगता रहता है कि कौन कौन यहाँ पर ये चीजें देख रहा है, ओके। तो मुझे पता चलता रहता है तो अच्छा रहेगा, इससे मुझे भी एक आइडिया लगता रहेगा, ओके। तो ये काम किया करो। बाकी आप लोग जानते हैं यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा गया अभी यहाँ पर, ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पर क्या किया गया। ये वाला क्वेश्चन जो था इसमें क्या बोला गया यहाँ पर, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल, ठीक है। तो मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, ठीक है, और तमिल। तो सारी की सारी लैंग्वेज हो गई ना यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या, आंसर क्या हो गया क्वेश्चन का, तो उपरोक्त सभी यानी कि डी आंसर सही हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सारी लैंग्वेज, तो ये था हरियाणा पीसीएस के अंदर बेसिकली जो क्वेश्चन था, जो मैंने डिस्कस भी किया पेपर के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, पर लेकिन कुछ और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 2 सेपरेट डे सेलिब्रेट किए जाते हैं लैंग्वेज के नाम पर। सितंबर 14 पे यहां पर हिंदी दिवस देख लिया, और 10 जनवरी को होता है ये वर्ल्ड हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस के रूप में आप लोग बात करते हैं। बाकी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो डाइवर्स कल्चर है उसको प्रमोट करने की बात की जाती है। तो इंटरनेशनल जो लैंग्वेज डे है यहां पर, ये पहली बार बांग्लादेश से निकल कर आया। रीजन क्या था, बांग्लादेश में जब ईस्ट पाकिस्तान बनाया था यहां पर, उसको फिर बांग्लादेश नाम दिया गया 1971 की वॉर के बाद में। तो उस टाइम पर यहां पर क्या हो रहा था, अपनी भाषा के लिए लड़ रहे थे, यानी कि रिकॉग्नाइज कराने के लिए बांग्ला लैंग्वेज को ये लड़ रहे थे यहां पर। तो उसके चलते यहां पर ये बेसिकली एक प्रोटेस्ट चला, जिसके बेस पर यहां पर इसको फिर सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया गया। 1999 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, उसने इसको अप्रूव किया गया बेसिकली यहां पर, और फिर आगे चलकर 2000 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो पहली बार 2000 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। तो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से जो भी चीजें थी अब यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। और फिर भी अगर थोड़ी बहुत भी कसर आप लोगों को लग रही है तो ये लेक्चर और देख लेना, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसमें डिटेल में और सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन एंगल से भी मैंने डिस्कस कर दी है, ठीक है। तो सारी चीजें हो गई ना इकट्ठी एक जगह। तो अब आप लोगों से कोई कुछ भी पूछ ले लैंग्वेज के बारे में, चाहे आप लोगों से हिंदी दिवस के बारे में पूछ ले, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पूछ ले, संविधान में कहां पर रखी गई है, या इंटरनेशनल लैंग्वेज कोई भी पूछ ले, तो पूरा टॉपिक आप लोगों का कवर, ठीक है। अब आगे यहां पर बात करेंगे, पहले एक एक कर न्यूज देखते हैं। अब नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर, तो ये होगी आप लोगों की शॉर्ट न्यूज। उसमें हम लोगों ने कई सारी न्यूज डिस्कस कर ली, अगर ध्यान से देखोगे आप लोग। एक तो यहां पर हिंदी दिवस हो गया, दूसरा यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, क्लासिकल लैंग्वेज हो गई। तो 3-4 टॉपिक हो गए इसी के अंदर में। और यहां पर इंटरनेशनल डे भी हो गया, कहां से निकल कर आया, तो ये इसी टॉपिक के अंदर में 3-4 टॉपिक कवर हो गए, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग चीजों को देखेगा उस तरीके से, ताकि क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन ना हो। ईडेबल ऑयल क्या होता है, जो खाने वाला तेल, सरसों का तेल होता है, खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसी के साथ में आप लोग देखते हैं यहाँ पर कई तरीके के तेल, जैसे कि पाम ऑयल हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें देख सकते हैं आप लोग। इसी के साथ में सोयाबीन तेल हो गया, यहाँ पर सनफ्लोर सूरजमुखी का तेल हो गया। तो ये सारे तेल जो होते हैं खाने पीने के लिए यूज किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा अभी क्या किया गया, यहाँ पर जो ईडेबल ऑयल है उनके ऊपर जो रिड्यूस की दी गई है, जो ड्यूटी ये लगा रहे थे बेसिकली, ठीक है। तो उसी के चलते न्यूज में आ गया। तो ड्यूटी जो रिड्यूस यहाँ पर की गई है, ये बेसिकली क्रूड पाम ऑयल, इसी के साथ में क्रूड सोयाबीन ऑयल, इसी के साथ में क्रूड सनफ्लोर ऑयल, ये 2.5 के करीब यहाँ पर इनके द्वारा रिड्यूस कर दी गई है। तो यहाँ पर घटाने के बाद में आप 32.5 यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के सेम नोटिफिकेशन में एग्रीसेस जो क्रूड पाम ऑयल
इंक्रीज कर देगा 17.5 से 20% तक, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये, देखिए एक जगह से पैसा देंगे तो दूसरी जगह से लेंगे भी। सेस क्या होता है? सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए जो टैक्स लगाया जाता है वो उसी में यूज किया जाता है। जैसे एजुकेशन के लिए सेस लगा दिया या फिर इन्वायरमेंट के लिए सेस लगा दिया तो इसी में यूज किया जाएगा। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सेस की ये होती है, ये सेस जो होता है ये सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर नहीं किया जाता है, यानी कि सेंटर लगाएगा, इसको सेंटर अपने पास में ही रखेगा। इसलिए सारी स्टेट रोते रहते हैं कि सेस के जो है बेसिकली सेस लगाते जा रहा है आजकल में सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके चलते सारा पैसा यही रख रहा है। और जो यहाँ पर टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है, यहाँ पर फाइनेंस कमीशन करते हैं ना जब टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें शेयर ही नहीं होता है सेंटर का जो सेस होता है स्टेट के साथ में। तो इसकी वजह से जो सेंटर के ये हरकतों की वजह से स्टेट चिड़े रहते हैं। तो ये कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर चीजें क्या दी रही, ईडेबल जो ऑयल है यहाँ पर आज के डेट में अगर बात करते हैं तो उसको डोमेस्टिक बेसिकली हमारी कंट्री में सस्ता बनाने के लिए ये स्टेप उठाया गया। इंटरनेशनल प्राइस जो है वो तो आप लोगों को देखने को मिल रही है। और सीरियस कंसर्न ये है हमारी कंट्री में मैक्सिमम जो है हम लोग ये कंज्यूम जो कर रहे हैं ईडेबल ऑयल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं। तो इससे हमारी कंट्री में काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, तो कंफ्यूजन आना नहीं है, एक तरह माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकल कर आ रही है, ये बेसिकली बात की जा रही है आइसलैंड के बारे में। अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, अगर क्वेश्चन क्या पूछ ले, ये आसाम पीसीएस के अंदर पूछा गया अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है धरती के ऊपर, तो इसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसको आप लोग देखेंगे अपनी प्यारी कंट्री यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। थोड़ा सा इधर अगर आप लोग, एक सेकंड यार फिर ही पहुंच गया, 1 सेकंड। यहां पर आप लोग देखिए, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड छोटा सा कम करते हैं, ठीक है। तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। यहां पर इनके बीच में मैं कई बार कंफ्यूज होता हूं, ठीक है। यहां पर आइसलैंड के बारे में बात की जा रही है, ग्रीनलैंड है बेसिकली जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। मैंने पहले भी एक बार गड़बड़ की थी यहां पर, तो इस तरीके से आप लोग मत भूलिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो फिर आप लोग कभी भूल जाओ, ठीक है। तो सबसे बड़ा आइलैंड अगर आप लोगों से कोई पूछे क्या है तो वो है ग्रीनलैंड, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री अगर आप लोगों से पूछे तो कौन सी है? पता है आप लोगों को सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? वो बताइए चलिए आप लोग, ठीक है। सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? बाकी सबसे ज्यादा आइलैंड वाली कंट्री कौन सी है? वो है इंडोनेशिया। और दूसरे नंबर पर पूछ लूं सबसे ज्यादा आइलैंड वाली कंट्री कौन सी है, तो कौन सी है? तो वो है कनाडा। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें जो कि आप लोगों को याद रखनी है, अगर क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है। तो आइसलैंड मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया। तो आइसलैंड में क्या किया गया, यहाँ पर ORCA, ठीक है। यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर फैसिलिटी लगाई गई, यानी कि कार्बन को ये कंज्यूम कर लेंगे डायरेक्टली। तो इसके चलते यहाँ पर कार्बन जो है इन्वायरमेंट से वो खत्म कर देंगे। और इनका ये बेसिकली जो काम करेंगे, अगर यहाँ पर 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर यहां से निकालेंगे, यानी कि अगर इन्वायरमेंट में जो इतनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है तो 4000 टन यहां पर ये अपने अंदर खींच लेगा। 4000 टन कितनी है? ऑल ओवर वर्ल्ड में 4 सेकंड के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर निकाली जाती है वो यहां पर ये बेसिकली 4000 टन के करीब होगी। यानी कि 4 सेकंड में जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑल ओवर वर्ल्ड में निकल रही है वो यहां पर ये पूरे साल में इसको बेसिकली सोखेगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी फैसिलिटी अगर कई जगह हम लोग लगाना स्टार्ट कर दें तो काफी कुछ इंपैक्ट हम लोग यहां पर कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर साइंटिस्ट और भी ज्यादा काम कर रहे हैं। फ्यू टेक्नोलॉजी जो है यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है। अगर इन्वायरमेंट में से खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हीट वेव आती है वो कम हो जाएगी। इसी की वजह से जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो कम हो जाएंगे। जो आग लग रही है जंगलों के अंदर वो कम हो जाएगी। जो सी यानी कि समुद्र का पानी का लेवल बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो डायरेक्ट कैप्चर करने का जो यहाँ पर सिस्टम है ये हालांकि कॉस्टली है, टेक्नोलॉजी अभी नई नई है, यूज की जा रही है इस तरीके से। आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा लार्ज स्केल पर चीजों को यूज किया जाएगा और अच्छी टेक्नोलॉजी निकल कर आएगी तो ज्यादा प्रोडक्टिव चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में अगर बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। तो आइसलैंड के पास में यहां पर ये बेसिकली ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए कई सारे लोग ना कई बार टेंशन लेते हुए नजर आते हैं। अगर आप लोग जिंदगी में टेंशन लेंगे तो टेंशन जो है आप लोग को बर्बाद करके रख देगी, पर लेकिन अगर जिंदगी में टेंशन को पेंशन देके रखेंगे तो काफी कुछ आप लोग को अच्छा देखने को मिलेगा। तो उसी के बारे में बेसिकली यहां पर बात की जा रही है। यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा ये जो है दिल, ये आप लोग को नॉर्मल दिल है। इसमें बकायदा ब्लड जो है वो कूदते हुए जा रहा है, ला ला करता हुआ, मजे मजे में एक तरीके से हमारा ही प्यार के फिल्म मिलेंगे चलते चलते, ठीक है। तो ये है नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल हाइपर टेंशन आप लोग को देखने को मिलेगी। तो हार्ट पंप कर रहा है नॉर्मली, पर लेकिन जैसे जैसे टेंशन आप लोग की बढ़ जाती है तो फिर जो ब्लड है उसको निकलना मुश्किल हो जाता है यहां से। तो यहां पर एक तरीके से आप लोग की बॉडी में कई सारी दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो उसी के बारे में अभी मैं बात करूंगा जो आप लोग समझ पाएंगे यहां पर।
ये है बेसिकली हाइपरटेंशन जैसे जैसे बढ़ती है, ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर जैसे जैसे आप लोगों का बढ़ेगा तो सर में दर्द आप लोगों को होने लगेगा, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को कई बार नाकों से खून आने लगता है, कई बार जी मचलने लगता है, एस्फेक्सिया बेसिकली इसको बोलते हैं दम घुटना, दम आप लोगों को घुटने लगता है, और कई बार आप लोगों को थ्रो अप यानी कि एक तरीके से आप लोगों को वोमिटिंग यानी कि उल्टियां भी होने लगती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां से देखने को मिलेगी। तो हाइपरटेंशन की वजह से कई बार स्ट्रोक आने की चांसेस रहते हैं, किडनी डैमेज हो जाता है, एक तरीके से दिमाग की नस फट गई, हार्ट अटैक आ गए। तो अगर टेंशन ज्यादा लेता है जो इंसान, उसके साथ में हरकतें देखने को मिलेगी। टेंशन ज्यादा लेता है तो वो इंसान जिसको गुस्सा ज्यादा आता है, वो इंसान जो मस्त मोला टाइप के आदमी है ना, जिनको टेंशन ही नहीं है, जो चल रहा है चलने दो यार, अपना जिंदगी में मजे में है, उनको एक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी नॉर्मली। तो लाइफ में हमेशा मस्त मोला बन के रहना है, ठीक है। उन्हें मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लाइफ में रखो अपना कि अगर मौज नहीं मिल रही है तो खोज लेनी है, बस जिंदगी में खुश रहना है। जिंदगी एक छोटी सी जिंदगी है, अपना जिंदगी को अच्छे से जीकर जाना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा वो चीजें फील नहीं करनी है, सब चलता रहता है यार। अगर खुश रहोगे, अच्छे से काम करते रहोगे तो सब चलता रहेगा, पर लेकिन टेंशन रखोगे तो फिर कुछ नहीं चलेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी रिलीज की गई गाइडलाइन, यहां पर बेसिकली ये बात की जा रही है फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल अगर आप लोगों से कोई पूछे ये क्या है, ये बेसिकली एक स्टडी होती है जिसमें ड्रग यानी कि दवाई कैसी रिएक्शन देती है उसके बारे में स्टडी करते हैं बॉडी के ऊपर। तो यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया कि ट्रीटमेंट किया जाएगा हाइपरटेंशन का, यानी कि उच्च रक्तचाप का, चीजों को चेक करने के लिए। अगर हाई ब्लड प्रेशर आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो एक तरीके से कई सारी और डिजीज हो जाती हैं, जैसे मैंने बताया अभी डिजीज होगी, डिसेबिलिटी होगी, डेथ होगी। अभी आप लोगों ने देखा ना कई सारे लोगों की हार्ट अटैक की वजह से डेथ ले जाती है, कई सारी पर्सनैलिटी की, फिल्म पर्सनैलिटी की भी याद गई, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा रिसेंटली। तो इसके चलते यहां पर इंसान को ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं, अगर गुस्सा ज्यादा आता है तब ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में लगभग 1.4 बिलियन के करीब जो लोग हैं वो इस पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित हैं, और 14% जो है आज के डेट में ये एक तरीके से अंडर कंट्रोल आप लोगों को देखने को मिलेगी ओनली, बाकी के सब इस दिक्कत को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो इसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि चीजों को सुधारा जा सके, यही यहां पर जरूरी है। अगर बात करें तो काफी सारे लोग जो रहते हैं अनअवेयर रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल जाती है। ट्रीटमेंट इसका कराने की कोशिश करते हैं पर लेकिन कई बार इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से दिक्कत होती है। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है जो मेरे हिसाब से अगर मानोगे आप लोग, एक तो अपनी एक नींद है प्रॉपर लो, 5 से 6 घंटे की नींद अपनी अच्छी लो, हालांकि ये मेरी कई बार कम हो जाती है। अभी आप लोगों के लिए जो मंथली वीडियो बनाई थी अगस्त मंथ की, उसमें पूरी रात जो है वो उसको बनाने के चक्कर में जो बेसिकली नींद नहीं ले पाया, फिर दिन में सोया। एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली पिछले 3-4 दिनों के अंदर में, जो मैंने 3-4 दिन का 4-5 दिन हो गए, लगभग 4-5 दिन में मैं लगभग 3 से 3.5 घंटे सोया। रेगुलर मेरी ये नींद नहीं है, नींद तो मेरी ठीक ठीक मतलब 5 से 6 घंटे सो लेता हूं, पर लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो मैंने 3-3 घंटे की नींद ली। 3 घंटे सोने के बाद में मैंने दिन में जो है दिन में ओनली मैंने लगभग 25 मिनट का या फिर 20 से 25 मिनट का मैंने एक पावर नैप लिया, ठीक है। तो उसने मुझे बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया, और आप लोगों को लग नहीं रहा होगा लेक्चर के अंदर कि इंसान जो है 3-3.5 घंटे सोकर आप लोगों को पढ़ा रहा है, ठीक है, वरना इतना भारी भारी सर हो जाता था, बहुत बुरी कंडीशन। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्सरसाइज को नहीं छोड़ा गया, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो भी मैं करता हूं, थोड़ी बहुत रनिंग वगैरह, फिर अनुलोम विलोम, कपालभाति, जो मैंने आप लोग कई बार बताया भी है, ये चीजें अगर आप लोग लाइफ का पार्ट बना के रखोगे ना, और वाटर इनटेक अगर अच्छी रखोगे आप लोग, तो ये सारी चीजें फिर आप लोग बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। तो लाइफ को जीने का तरीका देखो, सारी चीजें आप लोग के हिसाब से चलने लगती है। तो बॉडी साइकिल जो होती है ना, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपनी बॉडी का जो बेसिकली एक बॉडी क्लॉक जिसको बोलते हैं बेसिकली, वो जहां पे सेट करोगे वहीं पर ही सेट हो जाएगी। तो उसको अपने हिसाब से सेट कर लो जहां पर आप लोग कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं लाइफ में, अगर इंप्लीमेंट करोगे तो फायदा देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 3 घंटे की नींद लेना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलने लगते हैं। मैं कभी कभी करता हूं ये चीजें जब मुझे लगता है बहुत ज्यादा काम है और मेरे पास में टाइम जो है कहीं पर किसी रीजन की वजह से इधर उधर हो गया, तो तब मैं ऐसी हरकतें करता हूं, ठीक है। पर लेकिन आप लोगों को ये रिकवर भी करना होता है, जब टाइम लगे बीच में बैठे बैठे कहीं पर एक झपकी ले ली हल्की सी, तो उससे रिकवर भी होने लगती है फिर चीजें। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पर लेकिन प्रिकॉशन के साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस बैठ कर फिर उल्टे हुए घूम रहे हो और ये क्या हो गया वो क्या हो गया। प्रॉपर नींद लो, अच्छे से पढ़ाई करो, एक बैलेंस डाइट के साथ में, वो चीजें ज्यादा बेटर है, खासकर अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने मत बैठ जाना। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अक्टूबर 2020 जो है यहाँ पर 8 क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो यहाँ पर ओरिएंटल व्हाइट बैक जो वल्चर है उनको यहाँ पर अभी रिलीज किया गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में था। जटायु कंजर्वेशन जो ब्रीडिंग सेंटर है यहाँ पर, ये कहां पर है, ये है बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पर है ये, शिवालिक रेंज के अंदर, कहां पर, हरियाणा के अंदर आप लोग को देखने को मिला, पिंजौर के अंदर, ठीक है। तो यहां से इनको छोड़ा गया, बेसिकली कंजर्वेशन सेंटर थे। आप लोग को पता है यहाँ पर जो गिद्ध होते हैं बेसिकली, जिनको वल्चर आप लोग बोलते हैं, ये आज के डेट में इनकी संख्या काफी ज्यादा घटती जा रही है। मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, एक
दवाई का नाम याद है आप लोगों को? डी से उस दवाई का नाम है, लिखिए कमेंट बॉक्स में, देखता हूं किस किस को याद है। वो जो दवाई है वो जानवरों को दी जाती थी और उन जानवरों को खाने की वजह से ये सारे गिद्ध जो हैं ये मरने लगे थे, इनके जो किडनी फेल होने लगी थी उस दवाई की वजह से। फिर उस दवाई को बैन किया गया और अब चीजें थोड़ी सी नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं जिंदगी में इंसानों की, अगर ये मर जाएंगे तो पृथ्वी पर काफी सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो इसी के चलते काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी अगर बात करें यहाँ पर इनको लेकर आगे लेकर आ जा रहा है, कंजर्व इनको किया जा रहा है और इसी के साथ में यहाँ पर आगे इनको छोड़ा जा रहा है, कैसे इनको सर्वाइव करवाना है। अगर बात करें यहाँ पर ओरिएंटल व्हाइट बैक जो वल्चर हैं, अगर इनके बारे में बात करें तो इसके चलते यहाँ पर अभी आज आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनको छोड़ा गया है 5 से 100 किलोमीटर जो इनका ब्रीडिंग सेंटर है उसके रेडियस में। उसी के साथ में 378 के करीब यानी कि 378 जो और स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर 131 के करीब आप लोगों को ओरिएंटल व्हाइट वल्चर, 195 के करीब आप लोगों को लॉन्ग बेल्ट वल्चर, उसी के साथ में यहाँ पर ये सिलेंडर बेल्ट वल्चर। तो 3 कैटेगरी के होते हैं, आप लोगों को याद होगा, इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन भी आप लोगों से किया था। फिर कभी टाइम मिलेगा फिर से एक बार इसके ऊपर को हाथ फेर देंगे, फिर से डिस्कस कर दूंगा डिटेल में, टेंशन मत लेना। बस रेगुलर लेक्चर देखते रहा करो क्योंकि सारी चीजें डेली रेगुलर डिस्कस करनी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं फिर से सारे टॉपिक को डिस्कस करने तो जहां भी मुझे टाइम मिल जाता है उस टॉपिक को मैं वहीं पर ही रिवाइज कर देता हूं। पिछले 10-12 दिनों में आप लोगों ने देखा होगा ट्रिब्यूनल मैंने 2 बार रिवाइज कर दिया, ठीक है। अगर आप लोग रेगुलर दोनों वीडियो देखकर चल रहे हैं तो रेगुलर अगर वीडियो को अपना पार्ट बना लेते हैं आप लोग तो फिर दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। पीछे कुछ दिनों में मैंने आप लोगों से जो नहीं जो एक तरीके से जो कोलिजन सिस्टम है वो मैंने 2-3 बार डिस्कस कर दिया आप लोगों से। तो ये सारी चीज चलती रहती हैं पर आप लोगों को कनेक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग कनेक्ट रहिए अच्छे से चीजों को और फीडबैक देते रहा करो, जो भी आप लोगों का फीडबैक होता है आप लोगों को जो भी लगे अच्छा बुरा वो बताते रहा करो। लाइक डिसलाइक करके वीडियो को बता सकते हो कैसी लग रही है, उससे पता चलता रहता है मुझे कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो कि नहीं। फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में अगर बात करें, अभी बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि हमारी कंट्री में आयुर्वेदा को एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारी कंट्री में हमारी जो लोकल पद्धति है, हमारी इंडिजिनस जो पद्धति है उसको आगे लेकर लाया जा सके। तो फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की जा रही है, 9 करोड़ से लेकर 70 करोड़ तक का आयुर्वेदा से रिलेटेड जो कॉलेज है उनको ओपन किया जाए अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के अंदर में। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड भी यहां पर इनको ओपन करने की बात की जा रही है, यानी कि हमारी कंट्री में हर एक लेवल पर इनको ओपन करने की बात की जा रही है और इनको पॉपुलराइज भी किया जाए ताकि लोग जो है इसके अंदर आकर एजुकेशन भी लेना स्टार्ट करें, ये बातें की जा रही है। तो कई सारे ऐसे एरिया जैसे कि आयुर्वेदा कॉलेज, यहां पर अभी बात करें, यहां पर ये है यहां पर जलुकबारी, ठीक है। तो आसाम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के चलते और जगह भी यहां पर इस तरीके से एक्सीलेंस सेंटर वगैरह ये एक तरीके से डेवलप करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर और भी इसी के साथ में बात की जा रही है पंचकर्मा ये टेक्नीशियन कोर्स यहां पर एफिलिएशन के साथ में बात की जा रही है। यहां पर बेसिकली स्किल काउंसिल के साथ में सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां पर ये गुवाहाटी आसाम के अंदर में क्वेश्चन बन जाए, अगर मैच करने के लिए आए तो बताइएगा। 10+2 के साथ में यहां पर और भी काम करने की और इसी के साथ में कैसे और बच्चों को लेकर आने की कोशिश की जा रही है। तो सारी चीजें याद नहीं रखनी है, बस ये याद रखना है कि गवर्नमेंट जो है काम कर रही है आयुर्वेदा को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन बढ़ाने के लिए, उसकी लोगों में पॉपुलैरिटी करने के लिए, ताकि लोग जो है अपनी घर की चीजों को यूज कर सकें, ठीक है। तो एक अच्छा एप्रिशिएट करने वाला मूव आप लोग इसको बोल सकते हैं। पर्सनली जो मुझे तो काफी अच्छा लगा। आप लोग ही क्या रहे इसको लेकर, आप लोग अपनी राय बताइएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है यहाँ पर, ये बात करेंगे स्टेट के बारे में और बात की जा रही है यहाँ पर केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो अगर आप लोग उड़ीसा वासी हैं, अगर आप लोग उड़ीसा से निकल कर आए तो ये आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट पीसीएस के एग्जाम की अगर तैयारी करें तो वहां पर क्वेश्चन पूछा सकता है। तो उड़ीसा यहाँ पर देखने को मिलेगा भुवनेश्वर, और यहाँ पर हो गया बेसिकली बे ऑफ बंगाल की साइड में, तो यानी कि ये बे ऑफ बंगाल वाली साइड में हमारा राज्य हो गया। इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। याद रखेगा जब उड़ीसा के मैप को आप लोग देखिएगा तेलंगाना के साथ में टच करता है उड़ीसा, बहुत माइन्यूट सा एरिया, ठीक है। तो ये कई बार कंफ्यूजन में आ जाता है क्योंकि बहुत ही कम सा एरिया यहां पर टच कर रहा है, ठीक है। तो इसको जाकर एक बार आप लोग निहार लेना। अभी यहां पर बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे उड़ीसा में केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर में बेसिकली क्या किया गया। यहां पर ये ओनली डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के अंदर में जहां पर 3 स्पीसीज क्रोकोडाइल के, आप लोगों को क्रोकोडाइल, साल्ट क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे बेसिकली यहां पर, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, घड़ियाल और मुग्र, ठीक है। तो बेसिकली ये पाए जाते हैं यहाँ पर। अगर उड़ीसा के बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 1000 अभी यहाँ पर कैश अवार्ड देने की बात की जा रही है। अगर महानदी के अंदर, रिवर के अंदर यहाँ पर इनको बेसिकली कोई कंजर्व करने का काम करता है। ऐसा नहीं है हमारे देश में पहली बार यहाँ पर जो घड़ियाल या फिर इनको क्रोकोडाइल को कंजर्व करने की बात की जा रही है। 1975 में हमारा देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी, तब से यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो यहां पर बेसिकली इनको जो मार्स क्रोकोडाइल या फिर जिनको यहां पर मुगर बोला गया है, ये एग देते हैं वैसे तो, पर लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। इनका हैबिटेट वगैरह जहां पर ये रहते हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में ये मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाए जाते हैं, बाकी के भूटान और म्यांमार के अंदर इनकी चीजें खत्म हो चुकी है। तो इसकी वजह से कई बार इनके बारे में बात भी की जाती है। अभी यहां पर कुछ और बातें करूंगा। यहाँ पर नेक्स्ट बोलते हैं, यहाँ पर इनको बोलते हैं स्टूरियन या साल्ट क्रोकोडाइल। ये काफी खतरनाक होते हैं, इसलिए इनको आदम
आदमखोर के नाम से भी जानते हैं, या फिर मैन ईटर। तो मैन ईटर यानी कि आदमखोर, यानी कि इंसान भी अगर हाथ लग जाए तो इंसान को पूरे को गटक जाएंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर इनके बारे में बात करें। ये उड़ीसा के अंदर जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछ ले भितरकनिका नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये उड़ीसा के अंदर में। सुंदरबन कहां पर, वेस्ट बंगाल साइड में देखने को मिलेगा। और अंडमान निकोबार में ये ऐसे एरिया है जहां पर ये वाले क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। अक्रॉस द साउथ एशिया के अंदर, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये भी काफी दिक्कत में आ गए क्रोकोडाइल, क्योंकि आज के डेट में इलीगल तरीके से हंटिंग की जा रही है, इनका शिकार किया जा रहा है, इनकी जो रहने की जगह वो खत्म होती जा रही है, और लोगों को लेकर इनके खिलाफ जो है बेसिकली रेपुटेशन जो है ना इनकी बड़ी खराब है। इनको देखकर ही गुस्सा आता है, यार ये तो कितने खतरनाक है, इंसानों को खा जाएंगे। अबे इंसान जब जाएगा तभी तो खाएंगे, उनके एरिया में घुसोगे तभी तो खाएंगे। आपके घर में बैठे बैठे थोड़ी ना खा जाओगे, आप तो घर में बैठे बैठे पता नहीं कितने कबूतर, बिल्ली और बिल्ली बोल रहा हूँ बेसिकली, मुर्गे मछली और पता नहीं क्या क्या खा जाते हो। तो यहाँ पर ये इंसान को खा जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है। तो जब आप लोग उन चीजों को खाते हो, आपका भोजन है, यहाँ पर आप लोग इनका भोजन हो। तो इस तरीके से कहने का मतलब यह कि उनके नेचर की वजह से उनसे नहीं चिढ़ना चाहिए। कई सारे लोग चिढ़ते हैं, इसलिए भी यहां पर इनको मारा जाता है। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहां पर ये काफी ज्यादा लॉस होता जा रहा है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया भी, यहां पर भूटान और म्यांमार के अंदर तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये कंडीशन देख सकते हैं। अब घड़ियाल और क्रोकोडाइल में आप लोग डिफरेंस समझिएगा। जैसे यहां पर अगर बोला जाए आई एम ए यूनिक रेप्टाइल स्पीसीज, यहां पर एंडेमिक टू इंडिया, हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूं। ये मुगर क्रोकोडाइल, घड़ियाल या फिर सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तो क्या है ये आप लोगों को बताना है। तीनों में अगर डिफरेंस आप लोगों को समझना है, यहां पर बेसिकली ये आप लोग घड़ियाल देखने को मिलेगा। घड़ियाल क्या होता है, एक लंबी चोंच का ऐसा प्राणी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर दूसरी पिक्चर में आप लोगों को दिखाऊं घड़ियाल की, तो ये घड़ियाल की पिक्चर है बेसिकली, ठीक है। तो ये आप लोग घड़ियाल देखने को मिलेगा। बाकी मगरमच्छ का जो मुंह है वो आप लोगों को बिल्कुल अलग तरीके का देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टूरियन, ये मुगर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मगरमच्छ जो होता है वो कुछ इस तरीके का खतरनाक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुगर या मास क्रोकोडाइल आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये यहाँ पर साल्ट क्रोकोडाइल है जो सबसे खतरनाक है, पूरे के पूरे इंसान को अंदर गटक जाता है। ये वाला इतना खतरनाक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो क्रोकोडाइल है यहाँ पर, और ये जो यहाँ पर बेसिकली ये देखने को मिलेगा घड़ियाल है, इसमें डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ और भी बातें करूंगा तो यहाँ पर आप लोग घड़ियाल देख सकते हैं, ये लंबी चोंच के होते हैं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पर ये बेसिकली मछलियां वगैरह खाते हैं, इंसानों को ये नहीं खाते हैं। इनकी इतनी चोंच ही नहीं है उस तरीके की यहाँ पर ये अटक सके। इनका तो थोपड़ा है, बिल्कुल इंसान को गटक जाएंगे, ठीक है। पर लेकिन उनका थोड़ा ना, उनकी तो चोंच है एक तरीके की, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए वो आप लोग को इंसानों को खाते हुए नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो वहां पर उनके लिए जो बेसिकली इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जब इंसानों को नहीं खाते हैं तो मछलियों खाते हैं। तो जहां पर ये वाले घड़ियाल पाए जाते हैं तो ये माना जाता है कि वो वाला एरिया काफी अच्छा है, यानी कि फ्रेश वाटर है वहां पर, जो हिमालयन रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और फिश ईटिंग स्पीसीज इनको बोला जाता है। इंसानों के लिए हार्मलेस है, इंसानों को खतरा नहीं पहुंचाते हैं। और क्लीन वाटर, क्लीन रिवर है, उसका इंडिकेटर भी है। जहां पर ये पाया जाता है वहां पर क्लीन रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। चंबा रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी विंध्या जो माउंटेन रेंज के अंदर में, तो वहां पर बेसिकली देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर ये जो अदर हिमालयन रिवर जैसे घाघरा हो गया, गंडक हो गया, गिरवा हो गया रिवर, रामगंगा हो गया, तो यहाँ पर भी देखने को आप लोगों को सोन रिवर हो गया, इसमें भी देखने को मिल जाते हैं। इनके भी दिक्कत देखने को मिलती है, जो एक तरीके से इलीगल इनकी जो माइनिंग की जाती है, सैंड वगैरह निकाला जाता है, रेत वगैरह, तो वहां पर पोचिंग की जाती है, इनको भी मारा जाता है। रिवर पोल्यूट करने से इनकी कहानी खत्म हो जाती है, बांध बनाने से इनकी कहानी खत्म होने लगती है। और जो फिशिंग की जाती है काफी लार्ज स्केल पर, जहां से फिश खत्म हो गई वहां इनको खाना नहीं मिलेगा, ये मरने लगे, बाढ़ आ गई तो दिक्कत देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आ रही है आज के में। तो घड़ियाल जो है वो बेचारे जैसे तैसे कर अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, पर लेकिन गुजारा चल नहीं रहा है अगर ढंग से आप लोग देखेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में या फिर महानदी के बारे में, कहां पर ये क्या क्या स्कीम चलाई गई है, कौन से राज्य के द्वारा, कोई भी टॉपिक के अंदर अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं लगना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सारी चीजें डिटेल में बता दी, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट है कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 से रिलेटेड अभी हरियाणा पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, देखिए यहां पर बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन था, खैर ये तो बेसिकली आप लोगों को यहां पर बोला गया कि 11 फरवरी 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी ऑफिशियली अनाउंस किया गया कोविड-19 वायरस का नाम। तो उस वायरस का नाम क्या डिसाइड किया गया, ठीक है। तो ह्यूमन कोरोना वायरस, ये पता नहीं क्या क्या लिख रखे हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको मीरस-कोव बोला गया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको यहां पर सार्स-CoV-2 बोला गया, और बाकी का पता नहीं क्या लिख रखा है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। तो ये वायरस का नाम हो गया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बात की जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर यह बोला गया कि कोविड-19 के बारे में जब आप लोग बात करते हो तो कोविड-19 की जो बेसिकली एंडेमिक है आज के डेट में बात करें तो लो से मॉडरेट लेवल पर ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है, यानी कि ट्रांसमिशन जो है उसका एक अलग ही लेवल पर देखने को मिलेगा। अब कुछ शब्द हैं यहां पर जिनको मैं समझा देता हूं। एंडेमिक हो गया, इसी के साथ में यहां पर ये हो गया एपिडेमिक, ठीक है। ये हो गया एंडेमिक और ये हो गया यहां पर पेंडेमिक। तो एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस है उसको आप लोग इसके थ्रू समझिए।
कंफ्यूजन नहीं होगा। जो एंडेमिक होता है वो बहुत कम कम छोटी छोटी बीमारी होती है, मतलब बहुत कम बीमारी होती है अलग अलग एरिया में, बहुत सारे एरिया में, तो उसको आप लोग एंडेमिक बोल देते हैं। यानी कि बीमारी तो है पर लेकिन बहुत कम लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जहां छोटा छोटा सा एरिया है इसको आप लोग बोलते हैं, अच्छा ये पूरे हो सकता है बहुत जगह पर, लेकिन छोटा छोटा सा इक्का दुक्का कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं आप लोग एंडेमिक। ठीक है। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक होता है एक ही एरिया में पूरा बर्बाद हो गई, एक ही एरिया बर्बाद हो गया पूरा, बहुत सारी बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक ही एरिया को पूरा चपेट में ले लिया, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एपिडेमिक। अब आता है पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या है? ये खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है, सब जगह बीमारी पहुंच गई है, और वो भी ये वाला लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा हर जगह, तो दुनिया भर के लोग मारे जा रहे हैं, तो सबसे खतरनाक आप लोगों को ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे यहां पर ये वाला लेवल जो इसको इंसान एक बार को कंट्रोल कर सकता है, ये वाला लेवल भी खतरनाक लेवल ही है वैसे, पर लेकिन ये वाला तो अभी कोरोना ने ये वाला लेवल पकड़ लिया, इसी के नाम पर उसको पेंडेमिक का नाम दे दिया गया। तो यहां पर अगर कोई पूछे यहां पर एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब आप लोगों को, ये बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यही चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ये वाली कंडीशन यहां पर है तो ये वाली इसमें भी कन्वर्ट हो सकती है और ये वाली भी बन सकती है, तो इसलिए यहां पर सब चीजों को अगर कंट्रोल करके चला जाएगा, वैक्सीनेशन अगर प्रॉपर वे में जाएगा तो ही ये चीजें जो है वो कंट्रोल हो पाएंगी। अभी रीजन क्या है जो यहाँ पर कोविड जो एंडेमिक यहाँ पर एक तरफ को बढ़ा आगे चलकर, तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो पैथोजन है यहाँ पर एक तरीके से, ठीक है, अगर इंसान के अंदर आप लोगों को क्या लगता है कोरोना वायरस जो है ये आगे खत्म होने वाला है, जैसे हम लोगों ने बोल दिया स्मॉल पॉक्स और जो पोलियो हम लोगों ने खत्म कर दिया, वो क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि वायरस जो था वो ह्यूमन तक ही सीमित था। पोलियो की बीमारी आप लोगों ने देखा कि कुत्ते को पोलियो की बीमारी चली गई इंसानों से निकलकर, तो वो जूनोटिक बीमारी कैटेगरी में नहीं था, पर लेकिन कई जगह हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं कोरोना वायरस जो है कई सारे जानवरों को भी होता हुआ नजर आया। तो इस तरीके से अगर वायरस का जो पैथोजन है वो एनिमल उसका रिजर्वायर हो जाता है तो वो वाली बीमारी कभी नहीं जाती है। जैसे कि आप लोग अगर आज की डेट में बात करें, अभी केरला के अंदर एक बीमारी आप लोगों को देखने को मिली जिसका नाम है नीपा वायरस। नीपा वायरस वो क्या है? वो बेसिकली उसका जो चमगादड़ है उसके अंदर नेचुरली पाया जाता है, यानी कि चमगादड़ के अंदर वो नेचुरली है। ठीक है, वैसे जैसे आप लोग नॉर्मल देखते हैं इंसान के अंदर ब्लड है तो उसके अंदर वो वायरस है, तो जैसे ही वो वायरस निकल कर आता है इंसानों तक पहुंचता है तो वो खतरनाक रूप इख्तियार कर लेता है। तो इस तरीके से वो कभी खत्म नहीं होने वाला है धरती पे से नीपा वायरस, प्रिवेंशन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन स्मॉल पॉक्स पोलियो हम लोगों ने खत्म कर दिया, तो ऐसे बोला जा रहा है कि जिसमें एनिमल रिजर्वायर हो जाता है वो कभी खत्म नहीं होता, तो कोरोना वायरस भी धरती पर रहने वाला है हमेशा। तो आप लोग अपना इससे सेव कर सकते हैं अपने आप को, अपना सैनिटाइज करके चीजों को, मास्क लगा के, दूसरों से डिस्टेंस बनाकर, जब तक ये कंट्रोल नहीं होता है, वरना ये हमेशा यहाँ पे रहने वाला है। इसी के साथ में इम्यूनिटी अगर अच्छी हो जाती है तो बीमारी कम होती नजर आती है, पर लेकिन अगर आप लोग देखें जैसे इससे इम्यूनिटी अच्छी होती है तो ये भी तो अपनी ताकत बढ़ा लेते हैं ना। अभी नॉर्मल वायरस था, अभी इसके बच्चे पैदा हुए ताकतवर हो गए, ये एक तरीके से डेल्टा वेरिएंट हो गया, डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया, तो इस तरीके से इनके अंदर भी चेंज होने लगता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात आ जाती है। अब इंसान जितने सुधरेंगे ये बीमारी कंट्रोल होगी, वरना ये बीमारी जो है वो इंसानों को कंट्रोल करती नजर आएगी। तो ये खतरनाक लेवल पर चीजें बढ़ती आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहां पर सैंड और डस्ट स्टॉर्म के बारे में बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशन जिसको आप लोग यूएन बोलते हैं उसके द्वारा बोला गया कि 500 मिलियन के करीब जो लोग हैं इंडिया के अंदर, मोर देन 80% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, जो इस्लामिक रिपब्लिक ईरान है, यहां पर जो एयर पोल्यूशन, धूल वाली आंधियां, रेत, डस्ट स्टॉर्म आप लोग को आते हुए नजर आएंगे और सूखे की वजह से दिक्कत बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इंपैक्ट इसका इतना ह्यूज देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, तो बोला यह जा रहा है कि इसके चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। एक्सट्रीम ग्रोथ कंडीशन, सूखे की ये मारी यहां पर झेलनी पड़ेगी। इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जो तुर्की है यहां पर, और ईरान और अफगानिस्तान के अंदर भी काफी लार्ज स्केल पर दिक्कत निकल कर आएगी। इसी के साथ में और एरिया जैसे नॉर्दर्न अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला, सेंट्रल और एशियन, ये चाइना यहां पर भी, और कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और साउथ अमेरिका में माइनर लेवल पर आप लोगों को भी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी चीजें बचने वाली नहीं है, सूखा पड़ता हुआ आगे नजर आएगा और दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये बातें भी बताई गई हैं। तो इंपैक्ट क्या होगा? नेगेटिव होंगे कई सारे, जैसे कि पावर प्लांट जो है उनको दिक्कत देखने को मिलेगी। इसी के साथ में फ्रेश वाटर को दिक्कत देखने को मिलेगी, मेल्ट होता हुआ नजर आएगा, आइस वगैरह वो दिक्कतें देखने को मिलेगी। सोल्ट कंटेंट जो है उसमें टॉक्सिसिटी मिलती हुई नजर आएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यहाँ पर अफेक्ट करेंगे, यहाँ पर 11 ऑफ 17, यानी 17 में से 11 तो भुखमरी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, क्वालिटी, पानी की क्वालिटी, लाइफ बिलो वाटर, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को बर्बाद होती नजर आएगी। पॉजिटिव भी कुछ चीजें बोलेंगे, एक तरीके से कहीं से कुछ मिट्टी उड़कर आ रही है, किसी एरिया में बैठ रही है, तो कई बार यहाँ पर वो चीजें पॉजिटिव के तरीके से भी देखी जाती है। उसके अंदर एक तरीके से केमिकल डिपॉजिट जो रहता है, एक तरीके की बेनिफिट रहती है वेजिटेशन के लिए। अगर बात करें, कई बार उसको उर्वरक के तरीके से देखा जाता है, एक उपजाऊ मिट्टी के तरीके से भी देखा जाता है। ठीक है, तो वो भी चीजें देखी जाती है।
और कई बार यहाँ पर इस तरीके से जो मिट्टी आती है इसमें आयरन रिच होती है, तो जो प्लैंकटन होते हैं ना, जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर समुद्र के अंदर, ठीक है, खासकर जिसको यूज किया जाता है बेसिकली एज ए फूड वेब के तौर पर, तो उसको भी फायदा होता हुआ नजर आता है। पर लेकिन मैक्सिमम नेगेटिव चीजें, बोलने वाली बातें वैसे एक एक दो, पर मैक्सिमम आप लोगों को नेगेटिव चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इन सब चीजों से हम लोग को डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए। तो ये थी यहाँ पर इसके बारे में बातें। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं, और वीडियो को देखिए, लाइक या डिसलाइक कर अपना फीडबैक जरूर दिया करो ताकि कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग बताया करो कि क्या सही है और क्या गलत है, और 10 में से मार्क्स भी आप लोग दिया करो, 1 सेकंड लगती है, ठीक है। पहले हिंदी दिवस के बारे में जाना, एक टॉपिक तो ये हो गया। दूसरा हम लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जाना, दूसरा टॉपिक। तीसरा हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, और चौथा हम लोगों ने इंटरनेशनल डे के बारे में भी जान लिया, ठीक है। तो 4 चीजें तो हम लोगों ने यहीं पर ही कवर कर ली स्टार्टिंग में। बाकी ये लेक्चर भी आप लोग देख लेना अगर टाइम लगेगा तो। और जो अभी मैंने जो हरियाणा पीसीएस के बारे में जो पॉलिटी का डिस्कस किया है उसको आप लोग जरूर देखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको क्लियर कर लेना। आगे यहाँ पर इडेबल ऑयल के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पर किस तरीके से आइसलैंड वाले एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने की बात की जा रही है, हार्ट कैसे पंप कर रहे हैं और क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है वो समझा। वल्चर के बारे में बात जानी, और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की बेसिकली किसके बारे में, ये समझना आयुष के बारे में, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बातें की, ये हम लोगों ने बात की केंद्रपारा के अंदर ये घड़ियाल, क्रोकोडाइल और बेसिकली सब चीजें हम लोगों ने समझी, इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइंस एंड टेक में यहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक के बारे में हम लोगों ने चीजें समझी। क्वेश्चन भी यहाँ पर था, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेंड सर्वे, ये सारी और ये सब चीजें हम लोगों ने डिटेल में समझी। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है बेसिकली। ये 50th जो बर्थ एनिवर्सरी जो है किसकी थी यहाँ पर, जिसको हम लोगों ने हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया है, कौन सा आर्टिकल है इससे रिलेटेड ये बताना है। ये कब सेलिब्रेट किया था, इंटरनेशनल लैंग्वेज डे, ये बताना है कि कहां से इसको लिया गया। NMEO ये क्या है, इसके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये बेसिकली रिवर बेसिन के बारे में बात करेंगे, ये आप लोग को बताना है, मतलब इनके क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। तो ये है यहाँ पर जटायु कंजर्वेशन, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आइए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज टूल, ये हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, और CITD क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। फायर वर्क के बारे में जो बात की थी। कौन है चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, अभी नए यहाँ पर बनाए गए हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बताना है कि ओरिजिनली 1993 में जब 5 रिलीजियस कम्युनिटी थी, अब एक और ऐड कर दी गई है, वो कौन सी है। सत्याग्रह कौन सा है जहां पर 3 कुतिया सिस्टम का बात किया गया, हम लोगों ने समझा था इसके बारे में। इसरो के साथ में कौन मिलकर काम कर रहा है, अटल, ये बेसिकली स्पेस चैलेंज के बारे में समझा था हम लोगों ने। स्पेस जो यहाँ पर वीक है, कब से कब तक सेलिब्रेट किया है, और SVEEP ये क्या है ये बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना। बेसिकली यहाँ पर बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइनिंग, तो ये इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर इनके द्वारा ऐसे एक मशीन बनाई गई जिससे पटाखे आसानी से बनाए जा सकेंगे, ठीक है। तो याद रखना। बाकी सरदार इकबाल सिंह जो यहाँ पर लालपुरा है, ये नए चेयरमैन बन गए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के। जैन कम्युनिटी 2014 में नई कम्युनिटी ऐड हुई गई है माइनॉरिटी कम्युनिटी में। चंपारण सत्याग्रह था यहाँ पर, जहाँ पर 3 कटिया सिस्टम को लेकर बात की गई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखिएगा, और CBSE ने मिलकर काम किया यहाँ पर, ये ताकि बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर और जनरेट किया जा सके। 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस जो बेसिकली वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इसके बारे में आप लोगों से बात की थी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना, फीडबैक देकर जरूर जाना। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। आसपास से फर्क पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।